कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप और अब बात करते हैं खबर यूपी से, जहां फैजाबाद में समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उनके खिलाफ मारपीट, जबरन किसी को उठाने, धमकी देने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। रवि कुमार नाम के शख्स की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। यानी कुल मिलाकर अयोध्या नरेश, जिसको अखिलेश यादव कहते हैं, उनके बेटे के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। सर, अयोध्या नरेश के बेटे के खिलाफ एफआईआर हुई है, मारपीट, जबरन उठाने की। ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन मेरे को अयोध्या नरेश कहने पे ही थोड़ी सी आपत्ति होती है। वो अखिलेश जी कहते हैं, हाँ, अखिलेश जी कहते हैं ठीक है, अयोध्या नरेश जो है वो अयोध्या नरेश है, वहां पर अब भी हैं। ठीक है, तो मेरे सवाल पूछने में भी सवाल इसलिए है कि जो अयोध्या नरेश के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जहां जिससे तुलना कर रहे हैं, जी बिल्कुल बात, उनके बेटे पर एफआईआर हुई है। और अवधेश जी को लेकर पहले भी काफी सारी चीजें होती रही। अभी जो मामला हुआ था उनके वार्ड मेंबर मोहित, क्या नाम था, मोहित खान साहब, वो भी उनके सपोर्टर ही थे, उनके छत्र छाया में रह रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें चलती रहती है और राजनेताओं के बच्चों के साथ इस तरह की घटनाएं बहुत सारी होती हैं। अब इसको बस ये है कि आप ये ना करें कि अब जो हमारे योगी आदित्यनाथ हैं या बीजेपी सरकार है, वो एक पॉलिटिकल वेंडिटा के तौर पर काम में ले रही है। ऐसा नहीं लगना चाहिए। जो मामला है उस पर जो भी कार्रवाई होगी, लेकिन वहां पर उनकी ताकत बढ़ी है अवधेश की। और अभी तो भारतीय जनता पार्टी को लड़ाई वहां पर अजीत की बजाय मिल्कीपुर में लड़नी है। तो ये मिल्कीपुर को डेंट करने की कोशिश भी हो सकती है। तो कहेंगे ना भाई, हम तो राजनीतिक विरोधी हैं, गलत एफआईआर की है। गलत, पहला डिफेंस तो यही होता है ना। गलत एफआईआर तो हो ही नहीं सकता। इस प्रकार का एफआईआर कभी गलत नहीं होता है कि हमको रोका, तमंचा दिखाया, गाड़ी में पकड़ा, ले गया, मारा। तो ये सारी चीजें ऐसे गलत नहीं होता है। लड़ाई तो हुई ही होगी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत होता है। मैं कह रहा हूं कि जब भी इस तरह के राजनीतिक हस्ती पर कोई शिकायत होती है तो सबसे पहला डिफेंस क्या होता है? होता ही है। समाजवादी पार्टी का बयान भी है कि जैसे ऐसे भारतीय जनता पार्टी वहां हारी है, कमजोर हुई है, तो बदनाम करने के लिए कर रही है, हो है। लेकिन ये कंप्लीट घटना उसमें है कि जब आप एफआईआर करने जाते हैं तो ये तो हो सकता है थोड़ा बहुत उसमें आप जोड़ देते हैं, मिर्च मसाला लगाते, इतना ही होता है। लेकिन इस प्रकार की घटना हुई है, उसमें इंजरी रिपोर्ट होगी, कुछ गवाह भी हो सकते हैं, होंगे। तो एफआईआर में जो पूरी बात है वो उसको आप नहीं कह सकते हैं कि वो झूठा है। इसमें जो देखिए, समाजवादी पार्टी का एक कैरेक्टर है कि उसके लोग जो है वो थोड़े भी सत्ता के आने के संभावना से या चुन जीत जाते हैं तो आक्रामक होकर काम करते हैं और उसमें उनको अपने लीडरशिप का सपोर्ट मिलता है। बीजेपी में क्या है कि लीडर आक्रामक हो भी जाए तो कार्यकर्ताओं को उस रूप में सपोर्ट नहीं मिलता है। इनके कार्यकर्ता को थोड़ा दब्बू बनकर, जिसका अपनी कुछ हैसियत है, वो तो फाइट कर लेता है। जो इसमें उल्टा भी है सर कि कार्यकर्ता यदि कोई वो हो जाए, गुंडागिर्दी कर रहा हो, तो उसको लीडर का सपोर्ट नहीं मिलता। लीडर वही कर रहा हूं, लीडर का सपोर्ट नहीं मिलता है। उस पर पुलिस को कहा जाता है इनको बिल्कुल, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिस एफआईआर की डिटेल्स हमने आपको दी है, उन रवि तिवारी की आपको बात सुनवाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। अजीत प्रसाद कौन, ये बताइए। अजीत प्रसाद जो है वो मौजूदा सांसद जी के लड़के हैं। अच्छा। और राजू यादव जो है उन्हीं के साथ रहते हैं। विशेष उनके बारे में हमको प्रॉपर्टी डीलिंग वूलिंग का काम करते हैं, विशेष जानकारी। उन्होंने क्या कहा आपको? बंद गाड़ी में आपको क्या धमकी दी? हमको बोले जो है मेरा पैसा जो है जल्द से जल्द वापस कर दो, नहीं तो जो है हाथ पैर तोड़वा देंगे। फिर उसके बाद में जब राजू यादव हमको बोलने लगे जो है कि पैसा हमारा जो है 4 से 5 तारीख में दे दो, नहीं तो तुमको हम मरवा देंगे। प्रशासन वाले आपको वीडियो बना रहे थे, वो एक कोई शशिकांत राय थे, उन्हीं के साथ थे। नाम उनका हम पढ़े, उनको हम पहचानते नहीं है, कभी उनको देखा नहीं। तो सुनने में लग रहा है सर, पैसे के लेन देन का मामला है, वहां मामला बिगड़ा है। देखिए, राजनेताओं की भी जब लड़ाइयाँ ज़्यादातर होती है तो जमीन का मामला होता है, लेन देन का मामला होता है, पैसा ब्याज पे दिया उसके ऊपर होता है। आप देखेंगे बिहार में एक बड़े नेता के पिता की हत्या भी इसलिए कर दी गई थी कि ब्याज के पैसों का लेन देन का मामला निकल के आया था। तो ये लड़ाई होती रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब चूंकि मामला एक समाजवादी पार्टी के सांसद का और उस सांसद का है, कोई सामान्य सांसद भी नहीं है, वो सांसद है कि उन्होंने पूरे भारतीय जनता पार्टी के सभी सीटों पर पानी फेर दिया जीतकर वहां से। तो निश्चित रूप से अगर उनके बेटे का नाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहने के लिए होगा कि देखिए, जिस प्रकार से कुछ दिन
पहले अवधेश प्रसाद के करीबी आदमी मोहित खान ने जिस नाबालिग बेटे के साथ बलात्कार किया था, अब उनके बेटे जमीन के उगाई में आ रहे। तो समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो क्या हथकंडे करती थी। 2012 से लेकर 2017 तक का अखिलेश का कार्यकाल बार बार इसीलिए याद किया था कि किस तरीके से गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी के लोग करते थे। और कहा जाता है कि गाड़ी पे अगर आपने यादव लिख दिया तो आप भूल जाओ कि कोई किसी थाने पे आपकी चेकिंग होगी, किसी चौराहे पे आपकी गाड़ी रोकी जाएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से बेटे पे एफआईआर दर्ज हुई है, अब समाजवादी पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। मिल्कीपुर का चुनाव आ रहा है, वो कहा जा रही है तो मिल्कीपुर इस टिकट से दावेदार थे, तो क्या अब एफआईआर दर्ज होने के बाद मिल्कीपुर से चुनाव लड़ेंगे? मुझे लग रहा है तो, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि ये इनके पिता की सीट पर लड़ने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि अब ये इनके टिकट दे ही रहे हैं शायद। नहीं, मुझे लग रहा है वैसे भी अब समाजवादी पार्टी से अगर ये है जो उम्मीदवार हैं उन्हीं पर एफआईआर हो गई है, इसको ये कहा जाता है, ये आपकी एक एडिशनल क्वालिफिकेशन देखी जाती है, आप पे कितनी एफआईआर है, आपने कितने कांड करे, बढ़ा दी सर, तो क्वालिफिकेशन उन्होंने बढ़ा दी है, तो हमको दावेदारी बढ़ गई है। वैसे भी आगे बढ़ते हैं, सांसद है। महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले फिर मराठा आंदोलन का मुद्दा गर्म है। मनोज जरांगे पाटिल मराठा आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर अनशन पर बैठ चुके हैं। आज उनके अनशन का 6वां दिन है। जरांगे समर्थकों ने महाराष्ट्र के 3 जिलों जालना, परभणी और पुणे के ग्रामीण इलाकों में बंद का ऐलान किया है। इस दौरान जरांगे समर्थकों ने सोलापुर जिले के मोहोल तालुका में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का काफिला रोकने की कोशिश की, जमकर नारेबाजी की। सवाल यह है कि आखिर मराठा आरक्षण का मुद्दा क्यों नहीं सुलझ रहा है और इस मुद्दे का समाधान क्या है? सवाल उससे बड़ा यह है कि जब जब चुनाव है तब तब जरांगे साहब आ जाते हैं, जब जब चुनाव है तब तब अनशन आ जाता है। चौगावकर साहब, आप तो महाराष्ट्र को बहुत अच्छे से जानते हैं, ये किसका आशीर्वाद इन्हें प्राप्त है जो हर चुनाव से पहले मराठा आरक्षण का मुद्दा उठाने के लिए आरक्षण के मंच पर अनशन के मंच पर होते हैं? देखिए, मनोज जरांगे अब तीसरी बार अनशन शुरू कर रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है मनोज जरांगे जो अपनी राजनीतिक पूंजी इन्होंने एक आंदोलन से कमाई थी, एक नाम कमाया था, राजनीतिक बयानबाजी कर और जिस तरीके से चुनाव के पहले इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है, मनोज जरांगे सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ आक्रामक रहे, जो महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे, जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता और मुख्यमंत्री रहे। 5 साल देवेंद्र फडणवीस का जो कार्यकाल रहा था वो बेदाग रहा था, वहां पर विकास हुआ, और सबसे बड़े नेता जो देवेंद्र फडणवीस है उनके खिलाफ मनोज जरांगे कुछ नेताओं के हथियार बने और लगातार उनके बयान इस चीज को लेकर आते हैं। देखिए, अब ये तो मनोज जरांगे भी जानते हैं कि भाई शरद पवार रहते मराठा को आरक्षण नहीं दिलवा सके, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहते नहीं दिलवा सके, उद्धव ठाकरे जो विपक्ष में रहते कहते थे कि हम सरकार में आएंगे तो हम आरक्षण देंगे, वह सरकार में रहे वह आरक्षण नहीं दिलवा पाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बाध्यता है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप 50 की लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते। 2 बार देवेंद्र फडणवीस ने भी आरक्षण दिया था, सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गया, एकनाथ शिंदे ने दिया। मुद्दा ये सीधा राजनीतिक मामला है, मुद्दा चुनाव से पहले। अब ये इसमें ओबीसी का भी पक्ष आ गया। देखिए, अब छगन भुजबल जो ओबीसी के नेता है वो इस बात को प्रचारित कर रहे हैं कि भाई ओबीसी का जो आरक्षण है उसमें से काटकर मराठाओं को देने की कोशिश की जा रही है। तो ओबीसी इस बात को लेकर नाराज है कि क्या हमारा आरक्षण कटेगा। मराठा कह रहे हैं कि मराठा मुख्यमंत्री, मराठा उप मुख्यमंत्री होने के बाद भी, मराठा इतनी पावरफुल कम्युनिटी होने के बाद ही महाराष्ट्र की राजनीति में मराठाओं को आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये मराठाओं का मुद्दा नहीं है। मनोज जरांगे सीधे सीधे राजनीति के लिए था, ताकतवर के लिए आरक्षण बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के मिलेगा नहीं। दिलचस्प बात है सर। सवाल यह है कि अगर चुनाव से पहले मराठा आरक्षण का जिन एक बार फिर बोतल से निकलता है तो अब तो पार्टियां वहां इस तरह की घालमेल हो रखी हैं कि कौन सी महाविकास आघाड़ी है, कौन सी एनसीपी है, कौन सी शिवसेना है। ऐसे में आरक्षण का मुद्दा उठता है तो किसको नफा और किसको नुकसान? ये बहुत सही आपने बात की है। अभी महाराष्ट्र की राजनीति इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि उसमें कई बार जो कार्यकर्ता है उसको भी नहीं पता कि वो उसका नेता कौन सा है कौन सा नहीं है। लेकिन जैसे आपने सवाल किया कि जो जरांगे साहब हैं वो हमेशा चुनाव से पहले कैसे अनशन के मंच पर बैठ जाते हैं, ये सवाल वाजिब है। लेकिन ये सवाल भी तो वाजिब हो सकता है कि कैसे हर बार राजनेता जो है उनको चुनावों से पहले उठा देते हैं अनशन से और फिर चुनाव निकल जाते हैं और फिर वो की समस्या बनी रहती है। उठाता कौन है वो भी तो नाम लो ना चौगावकर साहब ने लिया ना आप ले रहे हैं। सभी लोग हैं उसमें, सारी पार्टियां शामिल है और वो बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है। शरद पवार के साथ मुलाकात हुई थी, आप वो नाम नहीं ले रहे हैं। नहीं, शरद पवार ही नहीं, शरद पवार तो खुद ही मराठा उसको सपोर्ट करते हैं, उसकी बात नहीं है। मुद्दा ये है कि जरांगे साहब इलेक्शन से पहले आ जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये एक ऐसा हथियार है, ऐसा मौका है कि पॉलिटिकल पार्टीज पे दबाव बनाया जा सकता है। सवाल यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टी जिनको वापस हटाती है अनशन से, वो चुनाव निकल जाने के बाद क्या करती हैं। यदि वो मान लेती तो हर बार तो ये सवाल आप नहीं खड़ा करते ना। तो दोनों मुद्दे हैं और अभी
तो वहाँ की राजनीति केवल मराठा आंदोलन, मराठा आरक्षण के साथ ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ चल रही है। ओबीसी का भी मसला बड़ा चल रहा है, जिसको लेकर छगन भुजबल का जिक्र यहाँ पर किया गया। अभी तो शरद पवार साहब को ध्यान रखना है, पार्टियों का जितना आवाजाही होनी है वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है इस विधानसभा चुनावों में इस अनशन का कोई बड़ा असर पड़ेगा राजनीतिक तौर पर, मुझे नहीं लगता। बड़ा असर नहीं पड़ेगा, विजय त्रिवेदी जी कह रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर है, ओबीसी वर्सेस मराठा आरक्षण की जो रस्साकशी है वो जरूर इन चुनाव में दिखाई देती रहेगी। अब जरा आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में एक खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में एनसीईआरटी की तीसरी क्लास की बुक को लेकर एक चैप्टर लिखा गया जहां एक विवाद हो गया है। खजुराहो में एक छात्रा के पेरेंट ने शिकायत दी है। आरोप है कि चैप्टर के जरिए लव जिहाद को बढ़ावा देने की साजिश की गई है। पर्यावरण की किताब में अहमद को रीना का लेटर वाले कंटेंट पर आपत्ति जताई जा रही है। राघव नाम के पेरेंट ने कहा है कि यह सोची समझी साजिश लग रही है। रीना किसी दीप्ति को लेटर लिख सकती है, राम के दोस्त को चिट्ठी लिख सकती है, लेकिन अहमद को चिट्ठी लिखने का कंटेंट सही नहीं है। यह एक साजिश का एंगल है जिसकी जांच हो सकती है, सख्त कार्रवाई की जाए। चैप्टर का टॉपिक है चिट्ठी आई है, उसमें लिखा है, अहमद तुम बताओ तुम कैसे हो, हम सब दोस्तों को तुम्हारी याद आती है, आशा है छुट्टियों में तुम अगरतला आओगे, सभी बड़ों को प्रणाम, तुम्हारी रीना। सर बाइट सुनवा देते हैं, पहले शिकायत क्या आई? मेरी बच्ची कक्षा 3 में पढ़ती है, हिंदी माध्यम में है। एनसीईआरटी की कक्षा 3 में एक पर्यावरण की पुस्तक में 17 अध्याय का प्रकरण है। इसमें एक चिट्ठी आई है नामक अध्याय है। इस अध्याय में अहमद नामक मित्र को रीना नामक उसकी एक दोस्त ने चिट्ठी लिखी है। इसको लेकर के मुझे आपत्ति है। उस आपत्ति के संदर्भ में जिस प्रकार से आजकल लव जिहाद का मुद्दा चल रहा है, लव जिहाद के प्रकरण सामने आ रहे हैं, तो हमारे बच्चों के 7 साल के बच्चों के मासूम मन पर क्या प्रभाव डाला जा रहा है। तो मुझे इस चीज़ को लेकर संदेह भी है कि कहीं किसी सोची समझी साजिश के अंतर्गत इस सिलेबस को तो नहीं डाला गया, जहां हिंदू बच्ची एक मुस्लिम मित्र को पत्र लिख रही है। मुझे इस पर आपत्ति है। उसी को पत्र रीना लिख सकती है, रीना को पत्र दीप्ति लिख सकती है, राम को पत्र दीप्ति लिख सकती है, लेकिन अहमद को लिखा गया दीप्ति के द्वारा, रीना के द्वारा पत्र, मुझ पर मुझे आपत्ति है। अहमद को ही क्यों पत्र लिखा उसने? भारतीय जनता पार्टी अब उसको लव जिहाद का एंगल दे रही है। मैंने उसको बारीकी से देखा नहीं है, मैंने सुना है, मैं पढ़ लूं तब मैं बोलूँ। क्या लगता है लव जिहाद? देखो, कोई भी ऐसी बात गलत होती है, पर ये पता लगाना है कि वो सही है या गलत है। सवाल यह है कि क्या अहमद को रीना खत नहीं लिख सकती? सवाल यह है कि क्या यहां हर चीज में लव जिहाद, इस तरह की बात ढूंढना जायज है? आरती टिक्कू जी, मैं तो इस खबर को शायद समझ नहीं पा रहा हूं कि रीना अगर अहमद को खत लिखती है तो इस पे आपत्ति क्या है? देखिए, तीसरी क्लास में रीना अहमद को खत लिखती है, जिस तरह का यहाँ पे अब एक ऑब्जेक्शन उठा है जो भी पेरेंट है, मुझे समझ नहीं आता है वो किस विचारधारा के है कि वो तीसरी क्लास में ही अपने बच्चों के दिमाग में ऐसी खुराफात और ऐसी गंदगी भरना चाहते हैं कि वो एक, जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, जब हम अपनी इतिहास देखते हैं, हमारी संस्कृति देखते हैं, उसमें रीना और अहमद के घर साथ साथ भी है। उसमें रीना अहमद तीसरी क्लास के बच्चे जिनको ये मजहब का पता ही नहीं कि कौन सा किसका क्या मजहब है। रीना और अहमद भाई बहन भी तो हो सकते हैं। ये कैसे हुआ कि नहीं? दोस्त तो दूर की बात है, सबसे बड़ी बात, बचपन में तो भाई बहन पहला रिश्ता होता है जिसको हम पहचानते हैं। सबसे बड़ी बात ये भी हो सकती है कि भाई रीना जो है मुसलमान नाम भी हो सकता है, तो इसमें क्या आपत्ति है? भाई बहन भी हो सकते हैं, इसमें क्या आपत्ति है? जब आप इस तरह की राजनीति करते हैं और शुरू के मतलब जब आप इम्प्रेशनेबल एज के जो बच्चों के दिमाग में इस तरह के नफरत फैलाते हैं, तो ये किसी भी समाज के लिए अच्छा नहीं है। हम इसको, मुझे लगता है सब लोगों को कंडेम करना चाहिए। ये इस तरह का कोई भी ना एफआईआर ना पुलिस में कोई कंप्लेंट रजिस्टर भी होना चाहिए। ये क्या इशू है, ये तो राजनेता ही बता सकते हैं। इस खबर को कैसे देखें? इसको मैं गलत समझ पा रहा हूं या आप गलत समझ पा रहे हैं? क्या समझ पा रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि हर चीज को सेकुलर चश्मे से हम नहीं देख सकते हैं। इस समय व्यवहारिक स्थिति है कि भारत में जिस ढंग से लव जिहाद के मामले आए हैं,
जिस ढंग से लड़कियों के टुकड़े हुए हैं, देश की जो है मतलब नेशनल लेवल की शूटर तक को ठगा गया, हिंदू जान के शादी हुई, आपको याद है वो जो है नसीरुद्दीन रंजीत कोहली रकाबुद्दीन निकला है। और जिस समस्या आ रही है उससे अभिभावक सचेत हुए हैं। ये आदमी किसी पार्टी का है नहीं है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन यूपीए शासन काल में एक अजीब पॉलिसी बनी थी उस समय, सच्चर आयोग आना, मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय बन जाना, और वो सब उसी दौरान इस प्रकार की पुस्तकें जो हैं वो निकली और देश भर में भेजा गया। अगर वो पर्यावरण पर पुस्तक है जिसमें पत्र लिखा जा रहा है, तो मुझे वो हिंदू मुसलमान को पत्र लिखे, लेकिन मुसलमान को ही पत्र क्यों लिखे अपना दोस्त बताने के लिए? ये समस्या इस समय भारतीय जनमानस में है और ये बिल्कुल स्वाभाविक है। सुनो जबरदस्ती वाली गंगा जमुनी की बात होती वो है। नहीं, सुने, गंगा जमुनी जो है वो उसमें कहीं दो मत नहीं कि इस देश में 20-22 करोड़ मुसलमान हैं, हमको उनके साथ मिलकर रहना है। लेकिन ये कहने और व्यवहार में बहुत जमीन आसमान का अंतर जाता है। मिलकर रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन कल्चर में अंतर है। कल्चर में जब शादियां हुई हैं उसके परिणाम हमारे सामने जो आ रहे हैं वो उस रूप में नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग जरूर वैसे उदार हो सकते हैं कि जो अपने घर में कोई हिंदू या सिख की लड़की आ गई है तो उसको उसके अनुसार, धर्म के अनुसार जीने दें और करने दें। तो इसलिए वो गार्जियन ने अपना एक आपत्ति उठाई है। पर आपत्ति क्या है और किस नजरिए से है वो अवधेश जी बता रहे थे, और क्यों ये नजरिया नहीं होना चाहिए वो आरती जी ने बताया।